कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। ये काफी ज्यादा यूजफुल है किसमें, ऑडियो एम्पलीफिकेशन में। यानी बेस का करंट को बढ़ाएंगे तो जो आउटपुट में वोल्टेज है घट जाएगा। अगर वी आई मेरा इनपुट वोल्टेज है या इनपुट वेव है ना, इनपुट वेव, तो मेरा जो आउटपुट करंट का जो वेव मिलेगा और आउटपुट वोल्टेज का जो वेव मिलेगा वो दो अलग अलग वेव होगा। देखिए आउटपुट करंट का अलग वेव, आउटपुट वोल्टेज का अलग वेव। डायोड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डी, और ट्रांजिस्टर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है ना। इसको समझ गए तो आप लोग जो एम्पलीफायर से रिलेटेड, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जितना भी छोटी छोटी अगर डाउट रह गया या कहीं किसी तरीके का कंफ्यूजन है तो वो सब दूर हो जाएगा। ठीक है, बस आज वाला वीडियो देख लीजिए, काफी है। इसके बाद और आपको आगे और अच्छा से पढ़ने का जरूरत नहीं, सब कुछ आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक क्या है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में। आज का टॉपिक है ट्रांजिस्टर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर विद बायसिंग। बच्चे इसमें सीई का मतलब समझ लेते हैं कलेक्टर इमिटर, क्योंकि ट्रांजिस्टर में 3 गो टर्मिनल होते हैं, कलेक्टर, एगो बेस, एगो इमिटर। तो यहाँ पर आपको बता दे कि सीई मतलब कलेक्टर इमिटर नहीं बल्कि कॉमन इमिटर, मतलब इमिटर वाला जो टर्मिनल है वो दोनों के लिए कॉमन रहेगा। किसके किसके लिए सब मैं बताऊंगा। एम्पलीफायर विद बायसिंग, यानी यहां पर हम लोग कॉमन इमिटर एम्पलीफायर को पढ़ने वाले। किसको पढ़ने वाले, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर को। तो दोस्तों ये टॉपिक आखिर आया कहां से, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में पुश पुल एम्पलीफायर, पुश एम्पलीफायर प्लस पुल एम्पलीफायर दोनों को मिला दिया तो पुश पुल एम्पलीफायर। तो ये टॉपिक आखिर आया कहां से, तो जस्ट इससे पहले दोस्तों मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था एम्पलीफायर क्या होता है, बेसिक से इंट्रो बताया था, एम्पलीफायर का क्या काम होता है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है। अच्छा, और एम्पलीफायर जो दोस्तों एक आदर्श एम्पलीफायर यानी एक फेथफुल एम्पलीफायर होने का क्या क्या कंडीशन है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कि कितने टाइप्स के एम्पलीफायर होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करवाया था 3 तरीके, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। 3 तरह से मैंने आपको क्लासिफिकेशन और टाइप्स बताया था मैंने एम्पलीफायर का। तो दोस्तों जब सबसे लास्ट वाला टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके आधार पर 2 गो मैंने आपको एम्पलीफायर बताया था, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है बस उसी का नेक्स्ट टॉपिक है यही वाला कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। मतलब ये जो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर करता क्या है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर दोस्तों ऑडियो फ्रीक्वेंसी मतलब ऑडियो एम्पलीफिकेशन में इसका यूज होता है। ऑडियो एम्पलीफिकेशन में मतलब कोई भी आवाज आप निकाल रहे हो तो उसको एम्पलीफाई करने में इसका यूज किया जाता है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इसका कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम, जो आपको यहां पर देखिए एक डायग्राम आपको फिगर में दिख रहा है या फिर थंबनेल में भी, बस उस सर्किट को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, वो सर्किट कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पुश पुल एम्पलीफायर। बस आज वीडियो में यही 2 कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा तरीके से समझेंगे। भले ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है, तो आप लोग एकदम वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों पहले 2-3 लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा 2 शब्द कि ट्रांजिस्टर का कॉमन इमिटर एम्पलीफायर विद बायसिंग। तो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, इतना खाली ध्यान दीजिए, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर क्या है। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का यूज किया जाता है, ये काफी ज्यादा यूजफुल है किसमें, ऑडियो एम्पलीफिकेशन में। तो बस उसको लिख दो, एक अच्छा सा नोट्स भी लिखवाता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को अगर मान लेते एग्जाम में भूल चूक से भी आ गया तो आप लोग माने लिख दीजिएगा उसको, है ना वहां पर। तो वही लिख रहे कि कॉमन इमिटर, सीई का मतलब पहले लिख देते फुल फॉर्म, नहीं तो बच्चे कंफ्यूजन में रहेंगे। कॉमन इमिटर आप लोग भी लिखते चले, जहां समझाने का रहेगा मैं रुक करके आपको जरूर समझाऊंगा। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इज मोस्ट यूजफुल इन ऑडियो एम्पलीफिकेशन, ऑडियो एम्पलीफिकेशन। बहुत अच्छा। तो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का इस्तेमाल दोस्तों कहां होता है, ऑडियो एम्पलीफिकेशन में, मतलब आवाज को बढ़ाने में, आवाज का साउंड को बढ़ाने में। ठीक है, ऑडियो एम्पलीफिकेशन। अच्छा, तो यह जो एम्पलीफायर है दोस्तों यह ज्यादा कैपेबल है ऑडियो रेंज के फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने में। अच्छा, तो दिस एम्पलीफायर इज कैपेबल, दिस एम्पलीफायर इज कैपेबल टू एम्पलीफाई ऑडियो रेंज फ्रीक्वेंसी
ऑडियो रेंज फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने में यह ज्यादा समर्थ है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसका सर्किट डायग्राम और इसका जो भी ऑपरेशन को समझने के लिए, इसका ऑपरेशन को समझने के लिए जो भी इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग डिराइव करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो दोस्तों हम लोग जो इक्वेशन निकालेंगे है ना, वो रहेगा आउटपुट करंट का और आउटपुट वोल्टेज का। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं, ऐसे कुछ भी अगर आप लोग सुन रहे मेरा मुंह से जो आपको नया लग रहा है तो आपको एकदम घबराना नहीं, सबका एक्सप्लेन मैं यहाँ पर करूंगा, है ना। मुझे भी पता है कि आपको क्या सुनने में कंफ्यूजन माने नया नया लग रहा है, मुझे भी पता है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, सबको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो खाली जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको खाली ध्यान से खाली नजर रखिए कि क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, द सर्किट डायग्राम एंड required equations the circuit diagram and required equations are given below। चलिए दोस्तों, अब इसका सर्किट डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सर्किट डायग्राम ज्यादा कुछ खास नहीं है, एकदम जो आपको थंबनेल में दिख रहा है बहुत खतरनाक दिख रहा होगा, लेकिन कुछ खतरनाक है नहीं। ध्यान से खाली देखिए, ये दोस्तों मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, प्लस VCC, तो आपको कहीं भी किसी तरीके का नया महसूस नहीं होगा। हाँ, अगर आप मेरा चैनल पर नहीं आकर के वीडियो देख रहे तब फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सा वीडियो देखना जरूरी है। ये हो गया दोस्तों RB बेस रेजिस्टेंस, आपको पता है ये सब। ये हो गया RC कलेक्टर का रेजिस्टेंस, और दोस्तों यहां से एगो NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये हो गया इमीटर वाला टर्मिनल, ये कलेक्टर, ये बेस का टर्मिनल यहाँ के मिल रहा है। ठीक है, इसका बेस टर्मिनल में ध्यान से खाली नजर रखिए, आपको सब समझ में आएगा। बेस का ये है, और ये जो गया दोस्तों, ये गया है आपका ग्राउंड में। ठीक है, अच्छा, और यहां से दोस्तों आपको इनपुट सिग्नल देना है, इनपुट सिग्नल भी इनपुट, और ये चला गया ग्राउंड में। और दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, एक आउटपुट लगाना है, आउटपुट भी आउटपुट। ठीक है, ये इनपुट ये आउटपुट। अच्छा, तो यहां पर दोस्तों ये जो देखिए यहां से यहां तक का वोल्टेज क्या होता है, कलेक्टर से ये कलेक्टर, ये बेस, ये इमीटर। तो कलेक्टर दोस्तों आपको मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको खाली उसके आंसर बताना है। बेस से इमीटर तक का वोल्टेज को क्या बोलते हैं, बेस इमीटर वोल्टेज। बहुत अच्छा, VBE, ये वाला बेस इमीटर वोल्टेज VBE, इसी को बोलते हैं। तो अगर यहां पर अगर बेस इमीटर वोल्टेज है तो यहां भी वही वाला होगा, VBE बेस इमीटर वोल्टेज। बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये होगी दोस्तों, यहां से कलेक्टर से लेकर इमीटर तक का वोल्टेज को क्या बोलते हैं, कलेक्टर से लेकर के इमीटर तक का वोल्टेज को कहते हैं VCE। बहुत अच्छा, कलेक्टर से इमीटर का बीच का वोल्टेज, कलेक्टर से इमीटर। तो यहां जितना वोल्टेज है वही वाला तो यहां से यहां तक ग्राउंड तक का वोल्टेज है। बहुत अच्छा, वही वाला ग्राउंड तक का वोल्टेज है। ठीक है, ठीक, इतना क्लियर हो गया दोस्तों। ये जो आउटपुट है यहाँ पर जस्ट इससे पिछले वाले वीडियो में ही मैं इस सर्किट को एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पर उस सर्किट को, ये वाला सर्किट को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, खाली इतना बता देता कि उस सर्किट में और इस सर्किट में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, एक चीज का डिफरेंस। उस सर्किट में इससे पिछले वाले वीडियो का जो सर्किट था उसमें यहाँ पर खाली वो चोंगा लगा हुआ था, चोंगा, बस सिंपल सा। और इस सर्किट में हम चोंगा को हटा दिए, खाली आउटपुट लिख दे कि यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। आउटपुट किसके किसके बीच में होगा, आउटपुट फेज और न्यूट्रल के बीच में होगा। बस इतना आपको पता चल गया। यही है दोस्तों आपका सर्किट, यही है, और कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। सर्किट मेरा बन गया, रेडी हो गया। ये जो लिखा था द सर्किट डायग्राम रेडी हो गया। अब इसका हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको केवीएल लगाना है। ठीक है, कुछ बच्चों को केवीएल में दिक्कत होता है तो आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए केवीएल क्वेश्चन प्रैक्टिस बाय रुपेश महतो एजुकेशन सेंटर। तो वहां पर एगो बहुत अच्छा सा वीडियो आएगा दोस्तों। ठीक है, जिसमें मैंने आपको केवीएल का मतलब छोटा से छोटा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाना सिखाया। मतलब कैसे हम लोग छोटा से छोटा पहले क्वेश्चन बनाएंगे, फिर एकदम एडवांस लेवल का क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया। ठीक है, तो वहां पर देख लीजिए। केवीएल लगाना सीखते हैं इसमें। केवीएल कैसे लगेगा, तो दोस्तों यहाँ पर केवीएल लगाइए। तो केवीएल कहां से लगाइए, केवीएल हमेशा लूप में लगता है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो लूप है ये कैसे कंप्लीट हो रहा है, देखिए, है ना, कैसे कंप्लीट हो रहा है उस पर देखिए। ये जो लूप है यहाँ पर देखिए, ये जो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड है ना, ये जो ग्राउंड है ये इस तरीके से, यहाँ पर जो आपको इस तरह दिख रहा है ना, वो इस तरीके से है ना। ये वाला ग्राउंड तो नेगेटिव टर्मिनल तो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से डॉटेड लाइन से आपको दिखा देते समझने के लिए। ये जो ग्राउंड है दोस्तों नेगेटिव टर्मिनल यहां से कनेक्ट है। तो आप बताइए, ये वो लूप कंप्लीट हुआ ना, वो लूप कंप्लीट हो गया। अब इसमें केवीएल लगाए, तो केवीएल लगाएंगे तो क्या निकलेगा,
इधर लगाते हैं केवीएल, आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है, केवीएल लगाते हैं। तो यहाँ देखिए पहले हम लोग चल रहे इधर से, ठीक है, हम लोग इधर से चल रहे, तो हमको कौन सा टर्मिनल पहले मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस, और क्या है ये वाला वोल्टेज, वीसीसी, बहुत अच्छा, वीसीसी। फिर नीचे आ रहे, हम लोग जा रहे इधर से, अच्छा इसके अक्रॉस का करंट क्या है, आईसी करंट, कलेक्टर करंट। अच्छा तो यहाँ पर आईसी और करंट आ रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस आरसी और करंट है आईसी, तो दोनों को गुना करेंगे तो वोल्टेज मेरा बन जाएगा ना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा दोस्तों, प्लस आईसी गुना आरसी, रेजिस्टेंस का अक्रॉस का वोल्टेज मिल गया, ठीक है। फिर इधर जा रहे, इधर आपको जिधर जाना आप नीचे भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टर से इमीटर का वोल्टेज क्या है, VCE प्लस VCE, और फिर हमको नेगेटिव टर्मिनल मिल गया, और कहां से शुरू किए थे, नेगेटिव से, तो जीरो, जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंच गए तो जीरो लिख देना है, बराबर। ये हो गया दोस्तों KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इस सर्किट में लगा दिए KVL, ठीक है। ये आपको डॉटेड लाइन दिखाना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि KVL कैसे लग गया, और माइनस VCC क्यों हुआ, यहाँ तो प्लस VCC दिख रहा है तो माइनस कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग माइनस से चलना शुरू किए थे, ठीक। अब दोस्तों हमको इस तरीके का एक हमको इक्वेशन लाना था, लेकिन इसी को दो बनाएंगे, कैसे, एक बार आउटपुट वोल्टेज का अलग से इक्वेशन लिखेंगे, एक बार आउटपुट करंट का अलग से इक्वेशन लिखेंगे। ये VCC क्या है, VCC है सप्लाई वोल्टेज, ये IC गुना RC क्या है, ये रेजिस्टेंस का क्रॉस का वोल्टेज है, कलेक्टर रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये VCE क्या है, आउटपुट वोल्टेज। तो दोस्तों यहां से हमको आउटपुट वोल्टेज तो मिल जाएगा ना आउटपुट वोल्टेज। तो हमको क्या चाहिए, एक बार आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन चाहिए, एक बार आउटपुट करंट का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो IC ये आउटपुट करंट है, तो हमको एक बार IC का इक्वेशन चाहिए, एक बार VCE का इक्वेशन चाहिए। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं, इसी से निकालेंगे दो इक्वेशन। देखिए कैसे, पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, IC को निकाल रहे हैं, तो IC गुना RC को रहने देते हैं, बराबर, ये VCE उधर, VCC माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा VCC, ये प्लस में उधर जाके तो माइनस में हो जाएगा VCE। ये हमको केवल यहाँ पर आउटपुट करंट चाहिए, आउटपुट करंट यानी IC। दोस्तों हमेशा मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हमेशा IC जो है वो आउटपुट करंट होता है, और जो VCE है वो आउटपुट वोल्टेज होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग IB देते हैं, IB यहाँ पर जो IB रहता है वो रहता है दोस्तों इनपुट करंट, और दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग VBE है, VBE वो है दोस्तों मेरा इनपुट वोल्टेज। इतना क्लियर हो गया, ये सब मैंने आपको जब ट्रांजिस्टर पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बता दिया था, फिर भी कुछ बच्चे नए हैं तो उसके लिए मैं बता देना चाहूंगा। IC हो गया, अब VCC माइनस VCE, ये RC गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, और दोनों के लिए हो जाएगा RC बटा RC। चलिए हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। मेरा आउटपुट करंट का इक्वेशन मिल गया, आउटपुट करंट का इक्वेशन मिल गया। फिर इसी इक्वेशन से, इसी वाला समीकरण से हम एक बार फिर आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन निकालेंगे, यानी VCE का। तो केवल VCE को रहने देते, बराबर, ये जो माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा VCC, ये जो प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा IC गुना RC। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, मैंने याद करना है कि मैंने आपको बताया था कि जो IC होता है, IC यानी आउटपुट करंट, वो बराबर होता है बीटा IB, यानी जो कलेक्टर करंट होता है वो बेस करंट का बीटा टाइम्स होता है, यानी बेस करंट से भी बीटा टाइम्स ज्यादा होता है, कौन, कलेक्टर करंट। और मैंने ये भी कहा था दोस्तों कि जो आउटपुट करंट होता है यानी कलेक्टर का करंट जो है उसको हमेशा मिली में दिखाते हैं, मिली एम्पियर में, और जो बेस करंट है दोस्तों ये काफी छोटा होता है, काफी कम होता है, इसीलिए इसको हम लोग हमेशा माइक्रो एम्पियर में दिखाते हैं। ये चीज मैंने आपको याद करने को कहा था कि दिमाग में ये वाला कहीं ठोस करके रख लीजिए, ठीक है। तो कुछ बच्चे नहीं है इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया। चलिए अब IC जहां है वहां पर ये वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए, बीटा IB गुना RC, बस हमको दो का इक्वेशन मिल गया, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। इतना क्या क्लियर हो गया, दो का इक्वेशन मिल गया। अब दोस्तों यही जो दो इक्वेशन है दोस्तों, इसी दो इक्वेशन का यूज करके हम लोग इसका वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे, यानी ऑपरेशन को, कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग इनपुट में सिग्नल देंगे, इनपुट में जैसे सिग्नल देंगे तो इनपुट में कैसा सिग्नल देंगे, इनपुट वेव डायग्राम ऐसा देंगे, इनपुट में यही देंगे ना, इनपुट सिग्नल, इनपुट वेव, ठीक है। ये वाला इनपुट वेव है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, और ये वोल्टेज इनपुट। तो दोस्तों ये इनपुट वेव, अगर हम लोग इनपुट में ये वाला सिग्नल देंगे तो आउटपुट में हमको दोस्तों जो मिलेगा वो
इसका पावर को बढ़ा देगा, यानी ऐसा रहेगा, यानी ऐसा रहेगा। ध्यान से देखिए, देखिए पावर को खाली उसका क्षमता को बढ़ा दिया, मतलब ये जो इंटेंसिटी है उसका बढ़ा दिया, ये टाइम, ये भी आउटपुट। अभी भी ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ये भी अभी भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन देखिए ये पहले इतना छोटा था अब बड़ा हो गया। तो एम्पलीफायर का मतलब ही क्या होता है, जो मेरा सिग्नल को, जो मेरा आवाज को, वॉल्यूम को बढ़ा दे। तो देखिए हम इतना धीरे बोल रहे थे, अब जोर से सुनाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसका पावर को बढ़ा दिया। बहुत अच्छा। तो दोस्तों जैसे हम लोग इनपुट में वेव देंगे ये वाला, तो आउटपुट में हमको वोल्टेज का और आउटपुट करंट का दो अलग अलग वेव मिलेगा। नहीं समझ में आया? देखिए फिर से बता रहा हूं, जैसे इनपुट में ये वाला वेव तो हम लोग देंगे, इनपुट सिग्नल देंगे, है ना, यहाँ से वोल्टेज जैसे देंगे तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, ठीक, करंट फ्लो होगा। तो करंट जैसे जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो आउटपुट में भी आउटपुट जो हमको मिलेगा, तो भी आउटपुट में आउटपुट वोल्टेज मिलेगा VCE और आउटपुट करंट मिलेगा मेरा IC। तो दो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का अलग अलग हमको वेव डायग्राम मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज का अलग वेव मिलेगा इस तरीके से, ये आउटपुट वोल्टेज का है ना, भी आउटपुट VCE है ना, और दोस्तों टाइम के साथ वेरी होगा। और दोस्तों करंट का भी हमको अलग से मिलेगा, ये IC करंट जो है ना, इसका भी हमको अलग से मिलेगा। अब ऐसा क्यों छापे और उसको ऐसा क्यों छापे है वो मैं आपको आगे कारण बताऊंगा, ठीक है। मतलब इतना आपको समझ लेना है कि जैसे हम लोग इनपुट देंगे, और वो भी कौन से एम्पलीफायर है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। जैसे हम लोग इनपुट वेव देंगे, इनपुट सिग्नल, तो हमको आउटपुट में करंट और आउटपुट में जो वोल्टेज है उसका दोनों का अलग अलग वेव मिलेगा। बस इसी इसका यही वाला इसका खासियत है। और ये जो देखिए, और ये यहाँ पर जो आउटपुट और इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज क्या VCE और इनपुट वोल्टेज क्या VBE, दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो ये इसका दोस्तों ऑपरेशन को समझने के लिए दो इक्वेशन का जरूरत पड़ा, इसीलिए हम लोग इस दो इक्वेशन को निकाल लिए। अब देखिए, माफ कीजिएगा, लाइट के इंटेंसिटी के कारण ऐसा कुछ आपको दिख रहा था। चलिए अब देखते, एकदम बेसिक सा सवाल पूछ रहे, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, VI, ठीक है। पावर कांस्टेंट होता है, आपको पता है। तो पावर में अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे, सॉरी करंट को अगर बढ़ाएंगे, तो वोल्टेज में क्या होगा, घटेगा ना बढ़ेगा। तो आपको पता है कि पावर को कांस्टेंट रखने के लिए, पावर को एकदम कांस्टेंट रखने के लिए अगर करंट को बढ़ा रहे तो वोल्टेज को घटाना पड़ेगा, या फिर वोल्टेज अपने आप घट जाएगा, या फिर घटाना पड़ेगा, तब मेरा पावर कांस्टेंट रहेगा। अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे तो करंट को घटाना पड़ेगा, या फिर करंट अपने आप घट जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर कांस्टेंट है। तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी आएगा दोस्तों। मतलब ये समझाने के लिए मैंने कहा, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल दे रहे उसका तो पावर बढ़ गया, तो फिर पावर कांस्टेंट का है नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चीज मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट दिमाग में याद करने के लिए कह दिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 1 देखिए, अगर हम लोग इनपुट का ये जो VCE है, सॉरी VCE क्या है, VCE आउटपुट वोल्टेज, अगर हम लोग आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से, VCE का अगर वैल्यू बढ़ता है, अगर बढ़ता है, तो चूंकि ये किस में है, माइनस में, तो ये पूरा टू माइनस में बढ़ जाएगा, और जैसे माइनस में ये पूरा बढ़ जाएगा तो ये प्लस से घट जाएगा, यानी ये जो आंसर, ये ओवरऑल जो माइनस करने पर जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि नेगेटिव का पल्ला भारी है ना, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। तो ये जो IC का वैल्यू क्या है, नेगेटिव में आएगा, यानी घट जाएगा। अगर हम लोग VCE बढ़ाएंगे तो ये पूरा वैल्यू तो नेगेटिव में आएगा सॉल्व करने पर, यानी IC का ही वैल्यू वो आ रहा है ना सॉल्व करने पर, तो IC का वैल्यू घट जाएगा। क्या मैंने कहा, निष्कर्ष क्या निकला कि अगर आउटपुट का वोल्टेज बढ़ाते हैं तो आउटपुट का करंट घट जाता है। IC आउटपुट करंट है ना, हाँ। अगर आउटपुट वोल्टेज बढ़ाते तो इनपुट वोल्टेज, सॉरी आउटपुट करंट, अगर आउटपुट वोल्टेज बढ़ाते, अगर आउटपुट वोल्टेज बढ़ाते तो आउटपुट का करंट घट जाता है, तभी ना पावर कांस्टेंट हो गया, ठीक। और इक्वेशन 1 भी मेरा वही कह रहा है कि अगर आउटपुट का वोल्टेज बढ़ाते आउटपुट का करंट घट जाएगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। दूसरा, अगर इनपुट IB मतलब बेस करंट, अगर, तो ये क्या बेस में कौन सा सिग्नल दिया था, इनपुट ना आउटपुट, इनपुट। अगर इनपुट करंट बढ़ाएंगे, अगर इनपुट करंट बढ़ाएंगे तो ये पूरा नेगेटिव में बढ़ जाएगा, और ये पूरा ओवरऑल वैल्यू जो सॉल्व करने पर आएगा VCC माइनस बीटा IB गुना RC, ये पूरा वैल्यू नेगेटिव में आएगा। तो मतलब VCE का भी वैल्यू वाला निकाला है, तो VCE का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। तो अगर IB का वैल्यू बढ़ाएंगे तो चूंकि ये नेगेटिव में, तो VCE का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, यानी घट जाएगा। अगर, तो निष्कर्ष क्या निकला, अगर इनपुट का करंट बढ़ा रहे तो आउटपुट, ये VCE क्या है, आउटपुट वोल्टेज है ना, तो आउटपुट का वोल्टेज घट जाता है। मतलब क्या निष्कर्ष निकला कि अगर हम लोग इनपुट में करंट को बढ़ाते हैं, यानी बेस का करंट को बढ़ाएंगे, तो जो आउटपुट में वोल्टेज है घट जाएगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन
2। ये मेरा इक्वेशन कर रहा है, हम अपने से नहीं बोल रहे, ये मेरा इक्वेशन बोल रहा है। समझ में आ रहा है? ये मेरा इक्वेशन बोल रहा है। तो जो मैंने कहा उसी को लैंग्वेज में लिखने वाले, और अगर मान लेते भूल चूक से एग्जाम में आ भी गया तो आपको सेम टू सेम वैसा ही लिखना है। समझ में आ गया मैं कह क्या रहा हूं? अगर आउटपुट में वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो आउटपुट में करंट घट जाएगा। यहां देखिए, यहां अगर आउटपुट में वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो आउटपुट में करंट घट जाएगा इक्वेशन 1 के आधार पर। अगर इनपुट में करंट को बढ़ाएंगे तो आउटपुट में वोल्टेज घट जाएगा इक्वेशन 2 के आधार पर। बस इसी को लिखेंगे, इसी को लिखेंगे। ये हो गया दो को, ये दो को केस हो गया, मतलब ये जो मैं आपको ऑपरेशन लिखाने वाला पॉइंट बाय एरो दे देके, तो दो को एरो हो गया। तीसरा तो ये लिखना है। तो तीसरा क्या हो दोस्तों, जो आउटपुट में वोल्टेज है और आउटपुट इनपुट में जो वोल्टेज है, दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। वो आपको वेव डायग्राम में छापूंगा तब पता चलेगा। ठीक, वेव जब छापूंगा, जिस तरीके से याद है मैं आपको ट्रांजिस्टर पढ़ा रहा था, तो आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां पर लोड लाइन, क्वेश्चन पॉइंट याद आ रहा है कुछ मैंने पढ़ाया था। इस तरीके से वेव छाप के और इस तरह से एगो लाइन खींच दिया तो जो लोड लाइन हुआ करता था, और फिर उसमें एगो पॉइंट रहते थे, क्यू पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट, याद आ रहा है ना? बस वही वाला यहाँ पर फिर से करूंगा। ठीक है, तो वही वाला छापूंगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूं दोस्तों कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। कैसे रहता है वो मैं आपको डायग्राम में छाप करके बता दूंगा, वेव डायग्राम में। 3 को हो गया। चौथा और लास्ट, लेकिन इसको लिखना है फर्स्ट एरो में। जैसे इनपुट वेव यानी इनपुट सिग्नल देंगे, तो जैसे इनपुट सिग्नल देंगे तो आउटपुट में वोल्टेज का और आउटपुट में करंट का अलग अलग वेव मिलेगा हमको, डिफरेंट वेव मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं अभी आपको डायग्राम में छाप करके बता दे रहा हूं। तो ये 4 क्या फिर से बच्चे बोल रहे सर फिर से रिपीट कीजिए ना, तो ध्यान से सुन लीजिए। अगर इनपुट में हम जैसे इनपुट सिग्नल अगर भी आई इनपुट वेव है, अगर भी आई इनपुट वेव है, तो आउटपुट का वोल्टेज और आउटपुट का करंट का अलग अलग वेव डायग्राम होगा। बस समझ में आ गया? आउटपुट का वोल्टेज का अलग वेव होगा, आउटपुट का करंट का अलग वेव होगा, और दोनों अलग अलग होगा, माने एक दूसरे से अलग दिखेगा। बस ये 4 को पॉइंट दोस्तों आपको लिखना है एग्जाम में, और चारों का मतलब आपको समझना है कि क्या बोल क्या रहा है, और जो भी बोल रहा है वो इस 2 इक्वेशन के आधार पर बोल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? छापेंगे उसको। पहले इतना आप लोग नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में एकदम लिखे लेना है। ठीक है, हाँ। तो देखिए दोस्तों, अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन को लिखेंगे। ठीक है, ऑपरेशन को तो थोड़ा सा एक लाइन लिख देते हैं कि इट्स ऑपरेशन, आप लोग भी लिखिए, इट्स ऑपरेशन कैन बी एक्सप्लेन with the help of या फिर इट्स ऑपरेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय इक्वेशन 1 and 2। चलिए, इक्वेशन 1 और 2 के मदद से हम लोग इसका ऑपरेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब इसका वर्किंग को। तो पहला एरो, पहला में क्या लिखेंगे, जैसे मेरा भी आई इफ देखिए, इफ भी आई इज इनपुट वेव, अगर भी आई मेरा इनपुट वेव है, देन आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज have different wave diagram, have different waves। क्या? if vi is input wave, then output current and output voltage have different wave। ठीक है, सब कुछ मैं आपको डायग्राम में छाप करके फिर से समझा दूंगा। दूसरा क्या लिखेंगे, when output current output voltage VCE is increased, then output voltage current is decreased। तो when output voltage VCE increased, अगर when जब आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होता है, देन आउटपुट करंट IC डिक्रीजेज, घटता है। ये हम नहीं बोल रहे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, बस इक्वेशन 1 कह रहा है, हम नहीं बोल रहे, इक्वेशन 1 बोल रहा है। दूसरा अगर इनपुट करंट इंक्रीज्ड, देन आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेज। व्हेन
इनपुट करंट IB इंक्रीज्ड, अगर इसको हम बढ़ाते हैं, देन आउटपुट वोल्टेज VCE डिक्रीजेज। चलिए तीसरा, अच्छा ये तो हमने बोल रहे हैं, ये तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन टू बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2। ठीक है, तीसरा क्या होगा दोस्तों, जो आउटपुट वोल्टेज और जो आउटपुट करंट है, यहां पर जो अलग अलग वेव हमको मिला, सॉरी, जो आउटपुट वोल्टेज है और इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज हैज 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। देयर इज, ये आपको दिखेगा कहां, डायग्राम में, देयर इज 180 डिग्री फेज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज। आउटपुट और इनपुट वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है ना, वो आपको कहां दिखेगा, डायग्राम में। चौथा और लास्ट क्या है दोस्तों, चौथा और लास्ट कई हो गया, 1 2 3 4, अच्छा 4 को हो गया, खत्म 4 को हो गया। अब इसका हम लोग जो वेव डायग्राम है वो छापेंगे, तो लास्ट में क्या लिखना है दोस्तों कि इट्स इनपुट वेव डायग्राम एंड आउटपुट वेव एनालिसिस इज गिवन बिलो। चलिए अब इसका हम लोग इनपुट का वेव डायग्राम को दिखाते हैं, और जो हमको आउटपुट में मिलेगा वेव डायग्राम वो कैसा दिखेगा, चलिए उसको आप बनाते हैं। तो ये वाला आपको लिखना नहीं है, ठीक है, माने ये तो पहले ही लिख लिए हैं, इस बार जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है बस इतना ही लेना है और इतना ही लिखना है कॉपी में, नेक्स्ट पेज में इतना लिखना है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे, मिटा देते। चलिए हाँ, तो दोस्तों इसका इनपुट वेव डायग्राम देखिए, इनपुट जो हम लोग इनपुट सिग्नल देंगे वो कैसा रहेगा, ये टाइम, ये इनपुट वोल्टेज, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा इनपुट वेव डायग्राम, ठीक है। हाँ तो ये हो गया दोस्तों मेरा इनपुट वेव डायग्राम, चलिए ठीक है। तो ये हो गया इधर, ये हो गया, ये दिखाना है तो दिखा सकते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के बीच में रहता है, ठीक है। ये मेरा इनपुट वेव डायग्राम हुआ, ठीक है। चलिए अब इसका आउटपुट वेव डायग्राम देखते हैं, तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट मारिए ना, ये वो खाली इनपुट वेव डायग्राम हो गया। अब हम लोग आउटपुट थोड़ा बड़ा बनेगा, है ना, इसीलिए इसको मिटा देते हैं, ले लिए स्क्रीनशॉट इसको, इनपुट वेव डायग्राम, यहाँ पर नीचे में लिख सकते हैं इनपुट वेव डायग्राम, इनपुट वेव डायग्राम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। चलिए अब दोस्तों इसका हम लोग आउटपुट वेव डायग्राम बनाते हैं, आउटपुट वेव का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। देखिए कैसा बनेगा, जिस तरीके से मैंने दोस्तों आपको ट्रांजिस्टर का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जब मैं पढ़ा रहा था, उस समय ये वाला सर्किट को मैंने ये वाला डायग्राम को, वेव डायग्राम को मैंने छापा था, तो वहीं से थोड़ा सा लगभग 50% हिस्सा उठाएंगे। देखिए कैसा, ये मेरा क्या है दोस्तों, आउटपुट का करंट IC, और ये किस में होता है, मिली एम्पियर में होता है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, मेरा वोल्टेज VCE, ठीक है। ये आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, ये किस में होगा, वोल्ट में होगा। आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट का वेव माने ग्राफ है, ठीक है। अच्छा इसमें आपको पता है कि ये लोड लाइन है, ये लोड लाइन है, इस पॉइंट का जो निर्देशांक होता है वो VCC बटा RC होता है, और इस पॉइंट का जो निर्देशांक होता है ना, वो होता है VCC, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज। और ये लोड लाइन है, ठीक है, ये लोड लाइन है। अब दोस्तों यहां पर हमको क्या लेना है, ये लेना है, क्या बोल रहे, कहीं भी इस पॉइंट, इस लाइन में कहीं भी आउटपुट वोल्टेज ले लीजिए, आउटपुट वोल्टेज मान लेते हैं हम, यहां पर ले लेते हैं आउटपुट वोल्टेज, यहां पर मान लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं क्या, आउटपुट वोल्टेज VCE, और इस लाइन में कहीं भी आप लोग ले लीजिए इनपुट, सॉरी आउटपुट करंट,
तो मान लेते हैं हम इनपुट करंट आउटपुट करंट ले लेते हैं। तो ये डॉटेड लाइन पहले इधर मिला लेते हैं कि जहां पर मेरा मिलेगा लोड लाइन में, तो ये यहां पर मिल रहा है मान लेते हैं, और यहां पर ये मान लेते हैं इस पॉइंट पर हम लोग ले लेते हैं आउटपुट करंट IC। और ये दोस्तों क्या है, ये जो पॉइंट जहां पर हमको मिला ये इसको बोलते हैं क्यू पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट। और ये जो लाइन है इसको कहते हैं लोड लाइन, है ना। इसी लाइन में मेरा काम होगा, वर्क होगा, सारा वर्क इसी लाइन में होगा। इसको हम लोग वर्किंग लाइन भी बोल सकते हैं या फिर लोड लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यू है, इसलिए यहां पर क्यू लिख देते हैं और यहां पर क्यू लिख देते हैं, ठीक है। अब इस क्यू को मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। ये हमको मिल गया। अब दोस्तों देखिए, अब यहां पर मेरा आउटपुट वोल्टेज मिल गया, आउटपुट करंट, ये हम लोग अपने से लिए, ठीक है। आप कहीं भी ले सकते हैं, इधर उधर कहीं भी ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड कर। हाँ, लेकिन ये VCC के ही अंदर में लेना है, ऐसा नहीं कि VCC से पार कर दिया, यहाँ पर जो VCC बटा RC उससे भी पार कर दिया, ऐसा नहीं। वो मैक्सिमम है। अगर VCE को बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम कितना बढ़ेगा, VCC तक ही बढ़ेगा, यहीं तक बढ़ेगा, और घटेगा तो यहां तक जा सकता है। तो मान लेते ये बढ़ रहा है, मान लेते हम लोग बढ़ा रहे, है ना। तो VCC को अगर बढ़ा रहे तो इधर ही बढ़ेगा, नहीं इधर बढ़ेगा, इधर तो घटेगा, ये जीरो है। अगर बढ़ा रहे मान लेते इधर बढ़ा रहे और यहां तक मान लेते बढ़ाए, यहां तक बढ़ाए, मान लेते यहां तक बढ़ाए, तो ये हो गया दोस्तों मेरा मैक्सिमम VCE मैक्सिमम मैक्स, ठीक है, मेरा आउटपुट वोल्टेज मैक्स, ठीक। अगर हम इसको घटाए, अगर हम घटा रहे तो मान ले घटाकर हम इतना कर दिए VCE मिनिमम। हम बढ़ा रहे तो हम बढ़ा करके इतना किए, मेरा मन हम इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ेगा, VCE बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना बढ़ेगा, VCC तक जाएगा, उससे तो पार नहीं जाएगा। अच्छा, तो अभी हम लोग उतना नहीं बढ़ाए, हम यहीं पर मैक्सिमम मान लिए, और घटा रहे तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक घटेगा, जीरो तक घटेगा। तो अभी जीरो नहीं, हम यहीं पर मिनिमम मान ले कि हम इतना तक बढ़ा रहे और इतना तक घटा रहे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को अगर रिपीट करेंगे दोस्तों, इसी प्रोसेस को अगर रिपीट करेंगे कि बढ़ रहा है फिर घट रहा है, पहले तो घट रहा है, पहले आप घटाइए इसको, है ना, पहले घटाइए फिर बढ़ाइए। तो एक सेकंड, ये आउटपुट वोल्टेज है और ये है आउटपुट करंट। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या बोलता था, इक्वेशन 1 हम लोग लिख रहे, अच्छा यहां पर फिर से एक बार लिख देते हैं, VCC प्लस IC गुना RC प्लस VCE बराबर 0। तो मेरा यहां पर IC क्या निकला था दोस्तों, VCC बटा RC माइनस VCE बटा RC, ये मेरा इक्वेशन 1 था। और VCE बराबर VCC माइनस VCE, अच्छा नहीं, VCE बराबर VCC माइनस IC गुना RC, तो यहां से VCE बराबर VCC माइनस बीटा IB गुना RC। दोस्तों ये वाला था, ये इक्वेशन 2 था, ठीक है। हमको इक्वेशन 1 मिल गया तो इसको मिटा देते हैं, इक्वेशन 2 मिल गया तो उसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरा इक्वेशन 1 और 2 जो भी बोल रहा है उसको यहां पर हम लोग करेंगे, करके देखेंगे कि सही में हो रहा है क्या नहीं। तो अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ा रहे, VCE को बढ़ा रहे, ठीक है, तो बढ़ा रहे किधर बढ़ेगा, इधर ना इधर तो जीरो हो जाएगा, उधर बढ़ेगा। तो अगर हम इसको बढ़ा रहे तो बढ़ा रहे मतलब क्या, इस लोड लाइन में किधर जाएगा, बढ़ेगा इधर ना इधर तो घटेगा नहीं, इधर तो घटेगा। एक सेकंड, हाँ ठीक बोल रहे कि सर बढ़ेगा तो इधर बढ़ेगा। अगर हम VCE को इधर बढ़ा रहे इस लाइन में, तो मेरा इस लोड लाइन में किधर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा ना नीचे बढ़ेगा, ये VCE का वैल्यू नीचे बढ़ेगा, नीचे, तबे ना मेरा इधर जाएगा। अगर हम इधर बढ़ा देंगे तो मान लेते इधर बढ़ा था तो ये डॉटेड लाइन फिर इधर गिराएंगे तब तो मेरा यहाँ पहुंच जाएगा, ये तो घट गया, VCE तो घट गया, नहीं हमको VCE बढ़ाना है। तो अगर हम लोग इधर बढ़ा रहे, अगर हम लोग इधर जा रहे बढ़ा रहे, मतलब इस लोड लाइन में हम लोग इधर बढ़ा रहे, इधर बढ़ा रहे हैं। अगर हम लोग ये इस एक्सिस में अगर हम लोग इधर बढ़ा रहे VCE का वैल्यू, तो मेरा लोड लाइन में किधर बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा, सही है। ध्यान से देखिए, तो अगर मेरा VCE बढ़ा रहे तो लोड लाइन में करंट क्या हो रहा है, IC का वैल्यू देखिए। अगर हम लोग VCE तो इधर जा रहा है ना, लेकिन फिर मेरा इसी लाइन में अगर देखा जाए तो मेरा करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए करंट का वैल्यू तो डिक्रीज हो रहा है, डॉटेड लाइन अगर यदि यहां मिलाएंगे तो ये तो देखिए तो नीचे आ रहा है, जीरो के पास आ रहा है। यानी अगर हम लोग वोल्टेज उधर बढ़ा दे तो देख रहे हैं कि करंट IC का वैल्यू, अरे ये तो नीचे घट रहा है। हाँ, तो वही तो बोल रहे कि अगर हम लोग आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो आउटपुट करंट घटता है। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है क्या, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे
इधर ही बढ़ेगा ना। तो ही इनपुट सॉरी जो आउटपुट करंट है वो इधर घट रहा है। डॉटेड लाइन को अगर यहाँ से मिला देंगे, है ना, अगर इस डॉटेड लाइन को यहाँ से मिला लेंगे तो देख रहे कि ये तो आउटपुट करंट तो मेरा नीचे जा रहा है, ये तो घट रहा है। भले इधर आउटपुट वोल्टेज में बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट करंट में तो घट रहा है। बस वही वाला है। तो आपको समझ में आ गया। तो बस इसी प्रोसेस को अगर बार बार, अच्छा अगर हम लोग वोल्टेज को इधर घटाते हैं, अगर वोल्टेज को घटाते हैं तो है, अगर हम लोग वोल्टेज को घटाते हैं तो घटा रहे किधर, इधर जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोग लोड लाइन में किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाएंगे तो देख रहे कि डॉटेड लाइन में, अरे तब तो मेरा VCE का IC आउटपुट करंट तो मेरा बढ़ रहा है। वाह, अगर हम वोल्टेज को घटा रहे तो मेरा करंट तो बढ़ रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। अगर हम लोग वोल्टेज को इधर ले गए, ऊपर ले गए, तब तो मेरा करंट तो बढ़ रहा है। हाँ ठीक है, अगर हम लोग वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट तो मेरा बढ़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो चलिए इसी प्रोसेस को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसको इधर इधर घसका रहे, फिर बढ़ा रहे, फिर घटा रहे, फिर बढ़ा रहे, फिर घटा रहे, फिर बढ़ा रहे, फिर घटा रहे। इधर जा रहा है तो घट रहा है और इधर जा रहा है तो बढ़ रहा है। तो इसी प्रोसेस को अगर हम लोग बार बार दोस्तों इस तरह अगर इसको पलटा देंगे, बोर्डवा को पलटा देंगे, तो ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे। तो जब भी कोई रस्सी को पकड़ करके हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो क्या एगो बनेगा, एगो वेव बनेगा, साइकिल बनेगा। तो यही वाला साइकिल तो देखिए कहीं इस तरह से नहीं बन रहा है, यही वाला साइकिल तो कहीं इस तरीके से नहीं बन रहा है, इसी के बीच में ऐसा नहीं बन रहा। अगर हम लोग इधर जा रहे, पहले तो घटा रहे, पहले घटा रहे तो घटा रहे यानी इधर 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 इधर, तो एगो वेव जैसा नहीं बन रहा है। ही ऐसा वेव जैसा नहीं बन रहा है। पहले यदि वोल्टेज घट रहा है तो करंट मेरा बढ़ रहा है, देखिए वोल्टेज घट रहा है यानी हम लोग उधर जा रहे। तो आप देखिए ये वोल्टेज का ग्राफ बन गया, ये क्या है मेरा आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का वेव डायग्राम। आउटपुट करंट देखिए, अगर हम लोग वोल्टेज ऊपर माने घट रहा था तो ऊपर जा रहा है, लोड लाइन में तो ऊपर जाएगा तभी ना मेरा वोल्टेज घटेगा। हाँ, तो वोल्टेज घट रहा है इसका मतलब करंट बढ़ रहा है। तो करंट बढ़ रहा है इसका मतलब करंट मैक्सिमम बढ़कर कितना होगा, मान लेते एक पॉइंट यहां तक बढ़ रहा है, मान लेते यहां तक बढ़ रहा है, ठीक है, मान लेते यहां तक बढ़ रहा है, IC Q मैक्सिमम, मान लेते बढ़ के यहां तक बढ़ गया, मान लेते मैक्सिमम यहां तक बढ़ा है, बढ़ के यहां तक बढ़ रहा है। जा कितना, जा मैक्सिमम बढ़ कितना सकता है, माने बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम कितना बढ़ेगा, VCC बटा RC तक ही बढ़ेगा ना, उससे पार हो जाएगा, नहीं उतना ही बढ़ेगा। तो मान लेते अभी हमको उतना नहीं बढ़ाना, हम IC मैक्सिमम तक बढ़ा रहे, यहां तक बढ़ा रहे, तो ये मेरे लिए मैक्सिमम हो जाएगा। आज यदि घट रहा है तो घट करके कितना हो जाएगा, घट करके मान लेते इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर मान लेते नीचे, अगर नीचे जा रहा है तो घट रहा है, तो मान लेते घट करके नीचे आ गया, यहां तक आ गया, बढ़ करके ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम पहुंच गया, और घट करके नीचे आ रहा है तो मिनिमम हो जाएगा, ICQ मिनिमम, ठीक है, ICQ MIN लिख दे, ठीक है, मिनिमम। तो ये फिर घटेगा तो घट कर कितना होगा, मैक्सिमम 0 तक होगा। तो अभी हम लोग 0 ने हम यहीं पर मिनिमम मान लिए, ठीक है, और यहीं पर मैक्सिमम बढ़ लिए, ठीक है। तो फिर देखिए वोल्टेज मेरा घट रहा था तो करंट तो मेरा बढ़ रहा है, और लोड लाइन में मेरा करंट तो बढ़ रहा है, तो करंट एक बार ऊपर जा रहा है, फिर अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो मेरा करंट तो घट रहा है, तो फिर करंट एक बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर एक बार नीचे आ रहा है, तो इसके लिए भी अलग से एक वेव बनेगा। तो इस तरीके से ये तो बेस लाइन है ना, तो ये इसका मैक्सिमम लाइन है, मैक्सिमम पॉइंट, और ये इसका मिनिमम पॉइंट, ठीक है, ये इसका मिनिमम पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर वेव कैसा बनेगा दोस्तों, एक बार यदि करंट बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो यहां पर इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। देखिए वोल्टेज इस तरीके से बढ़ा और घटा, करंट इस तरीके से बढ़ा और घटा, तो देखिए ये क्या हो गया दोस्तों, ये मेरा आउटपुट करंट का मिला, आउटपुट करंट का वेव डायग्राम। देखिए मैंने कहा था ना जो तीसरा पॉइंट था, तीसरा नहीं, फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पहला एरो जो था वो क्या कहता था, अगर मेरा अगर VI मेरा इनपुट वोल्टेज है या इनपुट वेव है ना, इनपुट वेव, तो मेरा जो आउटपुट करंट का जो वेव मिलेगा और आउटपुट वोल्टेज का जो वेव मिलेगा वो दो अलग अलग वेव होगा। देखिए आउटपुट करंट का अलग वेव, ये आउटपुट वोल्टेज का अलग वेव, यही वाला था, यही वाला था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हुआ कैसे, समझ में आ गया ना कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरा हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ फीलिंग के साथ समझा दिया। अगर वोल्टेज घटेगा तो उसके जगह में करंट बढ़ रहा है, देखिए इधर वोल्टेज घट रहा है, ही पीछे आ रहा है, 0 की ओर आ रहा है, तो घट रहा है, तो जबकि उधर क्या उल्टा हो रहा है, घट रहा है, तो ये मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम यहां तक गया, फिर यहां तक ये एक साइकिल बढ़ा और घटा, जबकि यहां पर क्या हुआ, एक साइकिल घटा फिर बढ़ा, घटा फिर बढ़ा, तो ये इसका बेस लाइन हो जाएगा, है ना। घटा देखिए
ये पहले तो 180 डिग्री बढ़ा और घटा, जबकि ये 180 डिग्री क्या हुआ, पहले घटा फिर बढ़ा, वो पहले बढ़ा फिर घटा और ये पहले घटा फिर बढ़ा। अच्छा, और फिर ये क्या हुआ, 180 डिग्री घटा और फिर ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, फिर ये 180 डिग्री पहले बढ़ रहा है, 180 डिग्री बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो इसीलिए मैंने वहां पर लिखवाया था जो आउटपुट और इनपुट का जो वोल्टेज होगा वो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। देखिए 180 डिग्री का फेज डिफरेंस से ये पहले बढ़ रहा है तो ये पहले घट रहा है, फिर ये पहले घट रहा है तो ये फिर बाद में बढ़ रहा है, तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस समझ में आ गया। तो दोस्तों यही वाला बहुत माने यही वाला समझना बहुत जरूरी है, एकदम जरूरी नहीं बहुत जरूरी है ना। इसीलिए मैंने कहा कि एग्जाम में नहीं आता है लेकिन समझना जरूरी है। तो इसको दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, है ना, एकदम छाप लीजिए, बस खत्म हो गया। ये वाला मेरा जो टॉपिक था ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर, एम्पलीफायर विद बायसिंग, खत्म हो गया। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे पुश पुल एम्पलीफायर। वो ज्यादा कुछ खास नहीं है, वो बहुत आसान है, उसको समझना बहुत आसान, 10 मिनट में समझ आइएगा। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में, हो गया। हाँ, तो अब देखिए दोस्तों काफी ज्यादा मजेदार टॉपिक है ये वाला पुश पुल एम्पलीफायर। तो देखिए यहाँ पर दो गो वर्ड है, एगो पुश एम्पलीफायर, एगो पुल एम्पलीफायर। यानी एगो पुश एम्पलीफायर और एगो, जिस तरीके से दोस्तों ध्यान से सुनिए, जिस तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब मिला देते तो क्या बनता है, पीएन जंक्शन डायोड बनता है। उसी तरीके से एगो पुश एम्पलीफायर और एगो पुल एम्पलीफायर को एंड टू एंड मिला देते हैं तो क्या बनता है, पुश पुल एम्पलीफायर। बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। अच्छा, तो एम्पलीफायर क्या है, एक ट्रांजिस्टर है ना। तो बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है सर पुश एम्पलीफायर और पुल एम्पलीफायर में क्या जो ट्रांजिस्टर रहता है वो दोनों में सेम रहता है, माने पीएनपी दोनों में सेम रहता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्योंकि हम लोग तब से नॉर्मल जनरल लाइफ में क्या पढ़ रहे थे, एनपीएन ट्रांजिस्टर का जनरली ज्यादा यूज होता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही रोमांचक चीज है कि पुश एम्पलीफायर में जो यूज होगा ट्रांजिस्टर वो होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। और जो पुल एम्पलीफायर है उसमें यूज होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। हाँ, ये वाला बहुत मजेदार चीज है। पुश एम्पलीफायर में एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज होगा, पुल एम्पलीफायर में पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज होगा। क्या है सर, ऐसा क्या है? देखिए पुश एम्पलीफायर जो होगा ना, ये क्या है, इनपुट सिग्नल, इनपुट वेव, है ना। और ये एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर क्या करता है, वो कर देता है इस इनपुट सिग्नल को बढ़ा देता है। तो ये जो पुश जो एम्पलीफायर है दोस्तों, पुश वो क्या करेगा, वो करेगा पुश एम्पलीफायर जो है दोस्तों वो क्या करेगा, वो करेगा जो इनपुट वेव है ना, इनपुट वेव ये 0 है, ये 180 डिग्री है, ये 200, ये 360 डिग्री, ठीक है। ये पूरा वेव को नहीं बढ़ाएगा, ये केवल आधा वेव को बढ़ाएगा। और वो भी आधा माने कितना, मात्र 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री मात्र। और वो भी 180 डिग्री किसका, पॉजिटिव हाफ साइकिल का। ये नेगेटिव ये कभी नहीं छुएगा, नेगेटिव को ये छुए नहीं पाएगा क्योंकि ये नेगेटिव का गुण ही नहीं है इसमें। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन में गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसीलिए नेगेटिव साइकिल को ये छू नहीं पाएगा, है ना, नेगेटिव साइकिल से ये रिपेल करेगा, है ना, छू नहीं पाएगा। अच्छा, तो अगर ये वाला इनपुट सिग्नल है, अगर ये वाला इनपुट सिग्नल है, ठीक है, तो 0 से पाई ये हो गया 2 पाई, है ना। तो दोस्तों ये जो दूसरा वाला जो एम्पलीफायर है, दूसरा वाला ये कौन है, पुल एम्पलीफायर, पुल एम्पलीफायर। ये दोस्तों क्या रहता है, ये रहता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अच्छा, ये क्या करता है, ये आधा किया तो इसका छोटा भाई यानी जुड़वा भाई ये आधा किया तो ये वाला दूसरा वाला आधा कर देगा, है ना। ये दूसरा वाला आधा कर देगा, यहां से कर देगा। ये 0 से इतना किया तो ये इतना कर देगा, है ना। ये नेगेटिव वाला तो कर देगा 0 से पाई, ठीक है। ये मतलब आप लोग समझने के लिए कि ये भी 180 डिग्री को कर देगा। यानी ये क्या किया, इस नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये जो एम्पलीफायर है पुश एम्पलीफायर, वो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही एम्पलीफाई करेगा। यानी ये इतना है तो इसको बढ़ा देगा, है ना। फेज जो एंगल है वो सेम है, इतना तो ये भी इतना ही, है ना, बढ़ा दिया, है ना, ये बढ़ा दिया। और ये क्या करेगा, नेगेटिव वाला को बढ़ाएगा, तो नेगेटिव वाला जितना है बढ़ा देगा, इतना तो इतना, नेगेटिव वाला को ये बढ़ा देगा, नेगेटिव हाफ साइकिल। मतलब समझ में आ रहा है, जुड़वा भाई, आधा काम वो करेगा, आधा काम ही करेगा, आधा काम वो करेगा, आधा काम ही करेगा। समझ में आ रहा है, बहुत माने जुड़वा भाई। लेकिन इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर। आपको बेसिक से समझ में आ गया होगा कि पुश पुल है। अच्छा,
तो यहाँ पर पुश पुल एम्पलीफायर को एक साथ क्यों लिखा गया? हमें अलग अलग पढ़ने का ही नहीं बोला कि पुल एम्पलीफायर अलग पढ़िए, पुश एम्पलीफायर अलग पढ़िए, नहीं, ये बोल रहा है कि दोनों को मिला करके पढ़िए। मतलब पुश एम्पलीफायर को लाइए और पुल एम्पलीफायर को लाइए और मिला दीजिए फिर पढ़िए। तो जब भी पुश एम्पलीफायर और पुल एम्पलीफायर को मिला दिया जाता है, यानी कंबाइन कर दिया जाता है, तो मेरा क्या बनता है दोस्तों? पुश पुल एम्पलीफायर। तो ये तो बोलने में तो बोल दिए, लेकिन करेंगे कैसे? उसका सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, वो सब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग एकदम धीरज रखिए और सब कुछ पढ़ते मैंने समझते चलिए। तो पहले जो मैंने कहा वो सब केवल लिख देते पहले, है ना, जो कंस्ट्रक्शन है वो सब लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन वो सब लिख देते हैं कि द पुश एम्पलीफायर द कॉम्बिनेशन ऑफ द, आप लोग भी लिखते चलिए, जहां समझाने का रहेगा मैं समझाऊंगा रुक करके। द कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एम्पलीफायर एंड पुल एम्पलीफायर, the combination of push amplifier and pull amplifier is known as push pull amplifier। push pull amplifier, पुश का मतलब होता है दोस्तों धकेलना और पुल का मतलब होता है खींचना। ठीक है, तो ये जो पुश एम्पलीफायर है, कौन? पुश एम्पलीफायर, ये दोस्तों ये बना होता है कॉन्सिस्ट ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर से बना होता है। और इसका काम क्या रहता है? एंड इट वर्क्स फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को एम्पलीफाई करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। जबकि वेयर एज ये जो पुल एम्पलीफायर है दोस्तों, पुल एम्पलीफायर वो क्या करता है, या वो पहले बना कैसे है? वो बना होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर से, पीएनपी ट्रांजिस्टर से। अच्छा, दोनों अलग अलग क्यों बना है वो भी मैं आपको कारण समझाऊंगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर से। एंड इट वर्क्स फॉर, यह किस लिए काम करता है? यह काम करता है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ये नेगेटिव हाफ साइकिल को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। डायग्राम छाप देते हैं, सर्किट। तो पहले पुश एम्पलीफायर का अलग छापते हैं और पुल एम्पलीफायर का अलग छापते हैं, इधर पुश एम्पलीफायर छापते हैं, इधर पुल एम्पलीफायर छापते हैं। तो पुश ये हो गया VCC प्लस VCC, ठीक है, ये हो गया RB, ये हो गया RC, और यहां हो गया दोस्तों मेरा निकल रहा है मतलब एनपीआर ट्रांजिस्टर, और ये बेस टर्मिनल, और यहां से इमीटर निकला और ग्राउंड चला गया, और यहां इनपुट सिग्नल दे देते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये वाला हो गया मेरा क्या? पुश पुल, ये पुश एम्पलीफायर, पुश एम्पलीफायर, ये पुश एम्पलीफायर क्या हो गया? एनपीएन, ठीक है, ये पुश एम्पलीफायर बन गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मतलब यहां जैसे इनपुट सिग्नल ऐसा देंगे तो यहां पर आईबी करंट जैसे देंगे तो यहां पर आईबी करंट क्या, यहां आईसी करंट क्या बनेगा दोस्तों? ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये एम्पलीफाई करेगा, लेकिन फेज उतना है तो इतना ही रहेगा, फेज में कोई चेंज नहीं, फेज और फ्रीक्वेंसी में बढ़ा दिया, पहले छोटा था अब बढ़ा दिया। ठीक है, ये मेरा बन गया पुश एम्पलीफायर। पुल एम्पलीफायर कैसा बनेगा? इस तरीके से, इस तरीके से ये हो गया, निकल रहा है मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर, और ये हो गया इसका कलेक्टर, तो ये हो गया इसका बेस, और बेस में आ जाएगा आरबी, जो आर यहां ये हो गया दोस्तों आरबी बेस रेजिस्टेंस, और ये हो गया दोस्तों इनपुट सिग्नल, और ये हो गया दोस्तों मेरा जो एनपीएन पीएनपी, ये प्रवेश कर रहा है, यहां निकल रहा है ना, तो यहां प्रवेश करेगा, यहां प्रवेश करेगा। मैंने ट्रिक बताया था, एनपीएन और पीएनपी कैसे याद रखेंगे? अगर तीर का निशान अंदर की ओर यानी प्रवेश कर रहा है तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी, और ये मेरा क्या हो जाएगा? पुल एम्पलीफायर,
और ये क्या हो जाएगा, पीएनपी, प्रवेश कर रहा है। अच्छा, और यहां हो जाएगा आपका कलेक्टर टर्मिनल। ये कलेक्टर, यहां देखिए, यहाँ ये है इसका कलेक्टर, ये है बेस और ये है इमिटर, जबकि उसका उल्टा, इसमें उल्टा होता है। ये हो गया जो निकल प्रवेश कर रहा है, ये हो गया इमिटर, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा कलेक्टर। ठीक है, इस तरीके से होता है दोस्तों, समझ में आ रहा है? इस तरीके से इसमें होता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों वीसीसी। अभी भी वही है, जो यहाँ जो पॉजिटिव वीसीसी जो आ रहा है वही अभी भी है। ठीक है, वीसीसी है, मतलब यहां से जो निकला, देखिए इमीटर से जो निकल रहा है वो इसके लिए यहाँ पर इस इमीटर में घुस रहा है ना। जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो देखिएगा कैसे बनेगा, है ना। इसमें कलेक्टर को जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग नहीं दिखाते, सीधे इसको ग्राउंड कर देते हैं, है ना, क्योंकि इसका जरूरत नहीं होता है। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर जैसे इनपुट सिग्नल ऐसे देंगे, जैसे मान लेते ऐसे देंगे, ठीक है, इनपुट सिग्नल आईबी, है ना, आईबी करंट जैसे देंगे, तो दोस्तों यहां पर क्या होगा दोस्तों, देखिए यहां पर जो होगा आईसी, वो क्या करेगा, नेगेटिव वाला को बढ़ाएगा, नेगेटिव वाला को बढ़ाएगा, है ना, नेगेटिव वाला को बढ़ाएगा। नेगेटिव वाला कैसे बढ़ाएगा, इस तरीके से। अभी भी जितना फेज एंगल है उतना ही रहेगा, जितना फेज एंगल है उतना ही, केवल उसका पावर को बढ़ा देगा, इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, ये हो गया मेरा आईसी, आउटपुट करंट। तो आप दोनों को मिला देते दोस्तों, ये पुश एम्पलीफायर, ये पुल एम्पलीफायर, दोनों को मिला देते, है ना, और मिला देते। उसके बाद देखिए इसका सर्किट कैसा बनेगा, बहुत मजेदार है। ठीक है, इसको मिला देते। अच्छा, यहाँ पर एक ध्यान दिया कि आप लोग कि यहाँ पर ये जो केवल हाफ साइकिल में काम कर रहा है, ये भी हाफ साइकिल, ये भी हाफ साइकिल। तो इससे पहले जो कल मैंने वीडियो आपको दिया था उसमें मैंने आपको कहा था ट्रांजिस्टर का टाइप्स, एम्पलीफायर का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो पावर के हिसाब से मैंने 3 को आपको बताया था, एक क्लास ए एम्पलीफायर, एक क्लास बी एम्पलीफायर, एक क्लास सी एम्पलीफायर। तो बोलिए ये कौन सा टाइप है जो हाफ साइकिल पर काम कर रहा है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्या है बोलिए? ये क्लास बी एम्पलीफायर। बहुत अच्छा, वाह, याद है आप लोगों को, मुझे पता है। जो क्लास ए एम्पलीफायर हुआ करता था वो क्या करता था, पूरा साइकिल को ही एम्पलीफाई करता था, 360 डिग्री को, 360 डिग्री को। और क्लास बी ओनली हाफ साइकिल को, और क्लास सी हाफ साइकिल से भी कम, लगभग 90 डिग्री उसको हम लोग बोल देते थे कि ये 90 डिग्री में काम कर रहा है। तो इसीलिए बोले कल का वीडियो देख लीजिएगा ना, और आज का वीडियो तो एकदम सब टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। कल और आज एकदम सेम है, लेकिन मैंने 2 दिन में इसको क्लियर किया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्लास, ये जो क्लास, ये क्लास बी है। ठीक है, क्लास बी, और ये भी क्या है, क्लास बी। अगर आपसे कोई एमसीक्यू में पूछ दे कि जो पुश और पुल एम्पलीफायर है वो किस क्लास का एम्पलीफायर है, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर, तो आपको क्या बताना है, क्लास बी एम्पलीफायर। हाँ, इसलिए तो बोल रहे कि आज का वीडियो एग्जाम में मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं, एमसीक्यू बनता है। चलिए, आप दोनों एम्पलीफायर को मिला देते और देख रहे कि कौन सा एम्पलीफायर बन रहा है। बढ़ेगा तो पुश पुल एम्पलीफायर बनेगा, लेकिन उसका सर्किट कैसा दिखेगा, तो इसको पहले नहीं लिखे तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, 1 2 3। हाँ, तो दोस्तों अब इसका क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, बाय कंबाइनिंग। देखिए अभी सब कुछ डायग्राम छापेंगे, आपको घबराना नहीं, खाली एक लाइन लिख लेते, एक लाइन, बाय कंबाइनिंग पुश एम्पलीफायर इधर छाप देंगे, है ना, एंड पुल एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, पुश पुल एम्पलीफायर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। चलिए अब इसका डायग्राम छापते। तो यहां पर देखिए था कैसा, पुश एम्पलीफायर कैसा था, पुश एम्पलीफायर याद कीजिए, प्लस वीसीसी था, और यहां से 2 को रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था, ये आरबी, ये आरसी, ये आरबी, ये आरसी। ठीक है, और यहां पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो निकल रहा था, और यहां जो बेस टर्मिनल है इस तरीके से आया और इससे कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये निकल गया, ये कलेक्टर, ये बेस, ये इमिटर, और ये ग्राउंड हो जाता था, लेकिन इसमें हम ग्राउंड अभी नहीं देंगे। ये मेरा बन गया क्या, कौन सा एम्पलीफायर बन गया, पुश एम्पलीफायर। अब पुल एम्पलीफायर बने, जो इसका इमिटर है जो ग्राउंड हो रहा था, अब इसका ग्राउंड को नहीं होने देंगे ग्राउंड, बल्कि इसका जोड़ देंगे पुल एम्पलीफायर का इमिटर से। तो पुल एम्पलीफायर का इमिटर में यहां पर क्या था कनेक्ट, वीसीसी था, तो वीसीसी को भी हटा दिया, क्योंकि वही वाला वीसीसी से ही तो करंट आ रहा है, वही वोल्टेज से ही तो करंट आ रहा है ना, तो उसको हटा दिया और यहां पर सीधे इसको जोड़ दिए इस तरीके से। ठीक है,
ये हो गया इमिटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। और यहां से बेस से जो निकला टर्मिनल उसको यहां से कनेक्ट कर दिए, और ये हो गया ग्राउंड चला गया, ये कलेक्टर चला गया ग्राउंड, और फिर इससे VCC से जाकर के इस तरह से मिल जाएगा, है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और मिल जाएगा, सर्किट कंप्लीट कर देगा। लेकिन अभी उसको ऐसा दिखाना नहीं है ना, मैंने समझने के लिए, है ना, नहीं समझ में आया। देखिए कुछ कुछ बच्चे समझ नहीं पाए। ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस तरीके से डॉटेड 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 यहाँ पर इस तरह से मिल गया, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी कनेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया सर्किट। तो मतलब है इस तरीके से, लेकिन हमको दिखाना ऐसा नहीं है, किताब में ऐसा नहीं रहता है, ये समझाने के लिए ऐसा बोल रहे है ना, किताब में ऐसा रहता है। ग्राउंड, ये क्या है, ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, तो यहां से हमको क्या देना है दोस्तों, इनपुट सिग्नल देना है। इसके लिए दे देते हैं पुल एम्पलीफायर का, और ग्राउंड कर दिए, ठीक है। ये हो गया RB, इसमें RC नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर देखिए दोस्तों, मेरा पुश एम्पलीफायर, ये हो गया पुश एम्पलीफायर, पुश एम्पलीफायर, और ये हो गया पुल एम्पलीफायर, पुल एम्पलीफायर, दोनों को जोड़ दिए, इसका इमीटर से जोड़ दिए, है ना। और इमीटर से जोड़ने के बाद यहां पर मेरा निकला क्या, लोड, लोड RL, है ना, लोड RL चला गया ग्राउंड में, ठीक है। अच्छा, और इसका जो, क्योंकि हम जो इनपुट दिया रहा था, इनपुट देना रहा था कलेक्टर में, लेकिन यहां पर कलेक्टर नहीं बल्कि इमीटर दोनों मिल गया, तो इसलिए यहां पर लोड दे दिए, ठीक है। लोड इज कनेक्टेड विद द कॉमन इमीटर टर्मिनल ऑफ, ये दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है, अच्छा डायोड को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डायोड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डी, और ट्रांजिस्टर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, किसी को पता है, ट्रांजिस्टर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्यू, ट्रांजिस्टर को शॉर्ट में क्यू बोलते हैं, और डायोड को शॉर्ट में डी बोलते हैं, है ना। क्यू का फुल फॉर्म पता नहीं कुछ है क्या नहीं, लेकिन ऐसा सिंबल है, क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं ट्रांजिस्टर को। तो यहाँ पर कई को ट्रांजिस्टर दिख रहा है, एगो NPN ट्रांजिस्टर, एगो PNP ट्रांजिस्टर, तो ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। तो ये जो मेरा लोड कनेक्ट है दोस्तों, दोनों ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 के कॉमन इमीटर से कनेक्ट है, कॉमन इमीटर टर्मिनल से। और जो इनपुट सिग्नल जो देना है, वो सिग्नल कहां देते हैं, बेस में देना, बेस टर्मिनल में। तो इसका जो बेस है और इसका जो बेस है, दोनों मिल करके यहां पर एगो निकाल के हम लोग इसको इनपुट सिग्नल यहां दे देते हैं, ग्राउंड। ये हो गया भी इनपुट सिग्नल। तो ये हो गया दोस्तों मेरा पुश पुल एम्पलीफायर को कनेक्ट करने के बाद बन गया, मैंने पुश एम्पलीफायर और पुल एम्पलीफायर को कनेक्ट करने पर बन गया मेरा पुश पुल एम्पलीफायर बन गया। यही वाला है मेन सर्किट, यही वाला है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर क्या देखना है कि आप इसको बनाए कैसे, तो बनाए कैसे, पुश एम्पलीफायर का कलेक्टर किससे कनेक्ट है, VCC से। तो लिख रहे द कलेक्टर, पहले इमीटर को लिख देते हैं कि पुश एम्पलीफायर का इमीटर और पुल एम्पलीफायर का इमीटर को कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो लिख रहे द इमीटर टर्मिनल ऑफ पुश एम्पलीफायर बन तो गया सारा कुछ, लेकिन एग्जाम में लिखना भी तो है ना। पुश एम्पलीफायर इज कनेक्टेड टू द इमीटर टर्मिनल ऑफ किसका, पुल एम्पलीफायर का, पुल एम्पलीफायर, पुश एम्पलीफायर का इमीटर और पुल एम्पलीफायर का इमीटर एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। इमीटर टर्मिनल और पुल एम्पलीफायर, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा हो गया क्या, ये एरो दे करके भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एरो में क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका जो पुश एम्पलीफायर का जो कलेक्टर है वो VCC से कनेक्ट है। द कलेक्टर टर्मिनल ऑफ पुश एम्पलीफायर is connected to the VCC से कनेक्ट है पुश एम्पलीफायर का कलेक्टर। अच्छा, और पुल एम्पलीफायर का कनेक्टर किससे कनेक्ट है, कलेक्टर ग्राउंड से कनेक्ट है। देखिए कलेक्टर ग्राउंड से कनेक्ट है, किसका, पुल एम्पलीफायर का। वेयर एज कलेक्टर टर्मिनल ऑफ, या फिर सीधे कलेक्टर ऑफ पुल एम्पलीफायर is connected with the ground,
ठीक है, ये मैं आपको उसका कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं कि बना कैसे, ठीक है, ये मैं इसका कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं। ठीक है, दो हो गया एरो। तीसरा देखिए इनपुट, पहले लोड देख लीजिए, लोड कहां पर है। अच्छा, ये लोड का अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, V आउटपुट होगा, है ना। तो ये V इनपुट, ये V आउटपुट। तो बोलिए लोड कहां कनेक्ट है, दोनों एम्पलीफायर में लोड कहां कनेक्ट है, दोनों का कॉमन इमीटर टर्मिनल में, इमीटर कॉमन है, दोनों में इमीटर टर्मिनल एक ही है, तो दोनों का इमीटर टर्मिनल पर कनेक्ट है कौन, लोड, बस उसको लिखना है। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तो डायग्राम को नहीं मिटाएंगे, खाली इसको मिटाएंगे। 1 2 3। अब देखिए दोस्तों, है ना, ध्यान से देखिए तो क्या लिख रहे हैं, ये सब मतलब ऐसे समझने के लिए आप लोग, ताकि कंसेप्ट को क्लियर कैसे करेंगे, सब कुछ लिख करके ही, है ना। तो द लोड RL is connected, the load RL is connected to the common emitter terminal of Q1 and Q2। दोनों ट्रांजिस्टर का इमीटर टर्मिनल जो कि कॉमन है उस पर कनेक्ट है कौन, लोड। चौथा एरो क्या लिखना है, ये वाला इनपुट सिग्नल कहां दिए वो भी लिखना पड़ेगा ना। तो हमेशा सिग्नल कहां देते, ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल में, लेकिन यहां पर दोनों का बेस सेम है। देखिए ये इसका भी बेस यहां से निकला, इसका भी बेस यहां से निकला, तो दोनों का कॉमन बेस पर, हाँ, द इनपुट सिग्नल इज गिवन, इनपुट सिग्नल कहां दे रहे दोस्तों, इज गिवन टू द कॉमन बेस टर्मिनल ऑफ Q1 एंड Q2। दोनों ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल जो कि कॉमन है दोनों के लिए, वहां पर हम लोग क्या दिए दोस्तों, क्या दिए हैं, इनपुट सिग्नल दिए, बस खत्म, इतना ही आपको लिखना है, बस ये हो गया। और क्या लिख देना है, और जो भी सर्किट डायग्राम है वो बगल में छपा हुआ है, लेकिन ये सर्किट डायग्राम आपको छापना कहां है, नीचे छापना है, यहाँ छापना है नीचे। ये सब कुछ कहानी लिखने के बाद ऐसे मैं बगल में कहानी लिख दिया ताकि आप लोग बगल में यहाँ देखते रहेंगे और यहाँ समझते रहेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको नीचे छापना ये वाला डायग्राम। ये सब कुछ लिखने के बाद तो लिखना है द सर्किट डायग्राम एंड द सर्किट डायग्राम ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर इज गिवन बिलो, बस इतना ही आपको लिखना है एग्जाम में, खत्म। और ये सर्किट डायग्राम नीचे छाप देना है, खत्म। पुश पुल एम्पलीफायर दोस्तों खत्म हो गया। तो जैसे हम लोग सिग्नल कैसे दिए, जैसे हम लोग सिग्नल दिए यहां पर इस तरीके से, इनपुट सिग्नल दिए IB बेस करंट, तो आउटपुट में दोस्तों हमको कैसा मिलेगा, जान रहे कैसा मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। ये तो आधा साइकिल को करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये आधा साइकिल को कर देगा नेगेटिव हाफ साइकिल, और हमको मिलेगा कैसे आउटपुट में ऐसा मिलेगा। एकदम देखिए ये छोटा था, लेकिन अब हमको क्या मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, ठीक है। ये आउटपुट करंट IC इस तरीके से मिलेगा, समझ में आ रहा है, इस तरीके से मिलेगा। छोटा सिग्नल था लेकिन हमको बड़ा कर दिया, आधा काम कर दिया, आधा काम ही कर दिया, तो हमको काम तो मेरा हुआ ना, चाहे कोई आधा करो चाहे कोई मिल कर करो, मेरा काम तो हुआ ना, मेरा सिग्नल को एम्पलीफाई करना था, हो गया। तो यही वाला क्या है दोस्तों, मेरा पुश पुल एम्पलीफायर। अब इससे पहले अभी मैंने आपको क्या पढ़ा है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, वो क्या करता था, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है, ये भी वही कर रहा है, ये भी हम ऑडियो को जो हम बोल रहे हैं उसको आवाज को बढ़ा रहा है, तो ये पुश पुल एम्पलीफायर। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद जो हम लोग, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों और ज्यादा नहीं, एनालॉग को मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। जो एनालॉग है, डिजिटल फिर बाद में करेंगे। एनालॉग जो कि 6 यूनिट तक है, हम लोग लगभग अब 5वां यूनिट में प्रवेश करने वाले, ठीक है। या फिर हो सकता है कि 5वां यूनिट शायद हो गया, मैं सिलेबस देखा नहीं हूं। तो हम लोग अब जो शुरू करेंगे दोस्तों, OPAMP, OPAMP, OPAMP दोस्तों हम लोग यूज करेंगे, ये OPAMP। हाँ, तो OPAMP क्या है दोस्तों, ऑपरेशनल, नहीं समझ में आ रहा है, OPAMP ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बस इसको नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपको एकदम घबराना नहीं, सब कुछ OPAMP क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, उसका सर्किट डायग्राम, उसका पिन डायग्राम एग्जाम में आता है, फिर उसका एप्लीकेशन, सब कुछ दोस्तों हम लोग समझेंगे, आपको घबराना नहीं है। तो OPAMP कंप्लीट करेंगे,
टाइमर 555 खत्म करेंगे, बस 2 टॉपिक बचा हुआ है, एक ओपाम एक टाइमर 555, ये 2 टॉपिक कवर कर देंगे, क्लियर कर देंगे, यानी लगभग हमको लग रहा है कि 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा एनालॉग खत्म हो जाएगा दोस्तों, एनालॉग जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग लगभग जो हम लोग डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग वाला खत्म कर देंगे। फिर हमारा बचा रहेगा डिजिटल वाला। डिजिटल बहुत आसान है, 1010 का खाली खेला करना है, बहुत आसान है, ठीक है। तो आई होप अगर आपको हमारा वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है ना, पढ़ाने का तरीका जो भी आपको अगर समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, तो फिर आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि क्या होगा एग्जाम से जो भी आपको सिलेबस, देखिए यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई आपको, मुझे नहीं लग रहा कि कोई आपका 2025 का डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का सिलेबस कोई पढ़ा रहा है, जेयूटी है ना, तो जेयूटी के लिए कोई पढ़ा रहा होगा, है ना। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए हमारी छोटी सी मेहनत पर, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में पहले मैंने शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पढ़ाई से रिलेटेड, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं ठीक एग्जाम के समय एक दूसरे को पूछना शुरू करते हैं, नोट्स भेजो, तो उसको सीधे वीडियो ही भेज दीजिए ना, पढ़ो, तुम भी पढ़ो, समय रहते तुमको भेज दे रहे, तुम भी पढ़ो, फिर तुम भी अपना एग्जाम में अच्छा से लिखेगा, काहे किसी का भरोसा में बैठल रहेगा, नहीं सही बात नहीं है। और देखिए डिप्लोमा में अगर समझे नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, ना कंपनी में आपको लेगा, ना ही आप लोग कोई अच्छा खासा एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, और नहीं कुछ कर पाएंगे, फिर डिप्लोमा करके भी घर में बेरोजगार रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो फिर मिलते किसी नए वीडियो में ओपाम के साथ। तो अब तक आप लोग पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।